हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रेज फॉर एजुकेशन पर। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी, जो कि 2022 के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जो भी मैं नोट करवाऊँ नोट भी करते चलना है, साथ ही साथ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा दूंगा। आपको बस करना क्या है, मन लगाकर समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर बात आती है जीव विज्ञान की, तो मैं बताता हूँ कि जीव विज्ञान क्या होती है। देखिए, जीव विज्ञान जो होती है, यानी कि बायोलॉजी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम है बायो, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द बायोज से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द बायोज से लिया गया है। और दूसरा शब्द है लॉजी, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द लोगोज से लिया गया है। किससे लिया गया है? लोगोज से लिया गया है। देखिए, बायोज का मतलब होता है जीवन। क्या मतलब होता है? बायोज का मतलब होता है जीवन। और जीवन किस में पाया जाता है? सजीव में पाया जाता है। भाई, सजीव जो होते हैं उन्हीं में तो जीवन पाया जाता है। अब बात आती है लोगोज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अध्ययन। तो सीधी सीधी बात हमारे पास ये आ गई कि बायोलॉजी वो है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। सीधी सीधी बात है ना। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बायोलॉजी क्या है या जीव विज्ञान क्या है, तो आप लोग सीधे सीधे उसको बताइएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान कहलाती है, अर्थात बायोलॉजी कहलाती है। बस, अब जब बायोलॉजी के बारे में जान ही रहे हैं तो थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपका नाम है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है ऋषभ। हमारा नाम फिलहाल ऋषभ है, ठीक है। हमारा नाम है ऋषभ। तो हमारा नाम भी किसी ने रखा है, हमारे मम्मी पापा ने रखा है या फिर कोई फैमिली में रखा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो जीव विज्ञान नाम है वो किसने दिया? भाई, जीव विज्ञान को भी तो जीव विज्ञान किसी ने नाम दिया है ना। तो वो किसने दिया? तो वो दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था लेमार्क, एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। क्या नाम था? ट्रेविरेनस। तो आप लोग इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए और याद भी कर लीजिए कि जो जीव विज्ञान शब्द है उसको किसने दिया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के कंपटीशन लेवल में। तो अब बात आती है, थोड़ा सा और भी जान लो कि इनके जो पापा हैं, यानी कि जो जीव विज्ञान के जनक हैं, वो कौन है? उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक हैं। इनको इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं एरिस्टोटल। इनकी स्पेलिंग ही कुछ ऐसी होती है, एरिस्टोटल इनको पढ़ते हैं। देखिए, अब बात आती है, थोड़ा सा और भी जान लो इसके बारे में। जीव विज्ञान है भाई, इसके अंतर्गत हम लोग बहुत चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसकी कुछ शाखाएं भी होंगी ना। तो शाखाओं में हम लोग दो मुख्य रूप से पढ़ेंगे। एक होगा जीव विज्ञान, यानी कि जंतु विज्ञान, ठीक है। एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होगा वनस्पति विज्ञान। क्या होगा? दूसरा होगा वनस्पति विज्ञान। अच्छा, जीव विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, जंतु विज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे। और वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करिएगा, अब इनके भी पापा का नाम याद कर लीजिएगा। जंतु विज्ञान के पापा का नाम होता है अरस्तु, यानी कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी पापा माना जाता है और जीव विज्ञान का भी अरस्तु को ही पापा माना जाता है। अब बात आती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पापा चेंज हो जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के पापा हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। नाम को जरा गौर करिएगा, क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। बस, आप लोग इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार है और जानना भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा के हैं। बायो मतलब बायोज से लिया गया है और लॉजी मतलब किससे लिया गया है? लोगोज से लिया गया है। बायो का मतलब होता है जीवन, यानी कि जीवन किसमें पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है।
और क्या है कि लेमार्क तथा ट्रेविनस ने जीव विज्ञान को जीव विज्ञान नाम दिया, और अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के पापा हैं। जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं, एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पापा हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के पापा हैं थियोफ्रेस्टस। तो आप लोगों को ये चीज़ें तो याद हो गई होगी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए ले लिया ना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए जब बात सजीवों की आ गई तब सजीव भी जान लेते हैं क्या होता है। भाई सजीव तो वो होता है जिनमें जान पाई जाती है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि हम सजीव हैं? ये तो आप लोग जानते होंगे कि हम सजीव हैं, आप सजीव हैं। जो भी प्राणी बोल सकता है, चल सकता है, जिसमें जान पाई जाती है, वो सब सजीव है, सीधी सीधी बात है। लेकिन कुछ इनके विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम जानते हैं कि कोई जो है वो सजीव है और कोई जो है वो निर्जीव है। तो सजीवों के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली तो बात आती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास ये जो मार्कर है ये सजीव है या निर्जीव है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये निर्जीव है। लेकिन आपने कैसे बताया वो भी पता होना चाहिए ना। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, सजीव के लक्षण जानते हैं। अगर वो लक्षण इसमें पाए जाते होंगे तो ये भी सजीव है, अगर नहीं पाए जाते होंगे तो ये निर्जीव है, सीधी सीधी बात है। तो सबसे पहली जो बात आती है, जो सजीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि सजीवों की जो मूलभूत और संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर, हजारों करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर क्या बना होता है? जीवों का शरीर बना होता है। अब बात आती है दूसरा पॉइंट, इसमें देखते हैं। सभी जो जीव होते हैं उनके अंतर्गत उपापचय क्रियाएं आती हैं। क्या होता है? सभी जीव के अंदर क्या होता है? उपापचय क्रियाएं आती हैं। अच्छा, उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं तो वो भी जान लीजिए। जो जीवों के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ये क्या है? ये सभी रासायनिक क्रियाएं हैं। और ये जो क्रियाएं हैं इन सभी को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। बात समझ में आई ना? उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? जो जीवों के शरीर में सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको संपूर्ण रूप से मिलाकर हम लोग बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। बात क्लियर हो गई ना? अगला जो पॉइंट आता है, सभी जीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। यानी कि जब जीव पैदा होता है तब वो इतना बड़ा भी होता है। हम लोगों की बात करें तो इतने बड़े होते हैं, वो कितने बड़े जाते हैं? इतने बड़े हो जाते हैं। तो होता क्या है कि सभी जीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। सभी जीव जो होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। अब अच्छा, संवेदनशील का मतलब क्या होता है? अभी हम क्या करते हैं, इस मार्कर के चुट्टी लेते हैं ऐसे तो इसको दर्द नहीं हुआ ना, ये चिल्लाया भी नहीं। तो इसमें क्या है? इसमें संवेदनशीलता नहीं है, इसलिए इसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि इसके साथ में क्या हो रहा है। अब अच्छा, कोई आपके एक तमाचा मार दे या हमारे एक तमाचा मार दे तो क्या होगा? तो हमको पता चलेगा ना, हम भी खींच के उसके मार देंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पर हम लोग संवेदनशील हैं, यानी कि हमको पता चल रहा है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग हर चीज के लिए संवेदनशील हैं, तो इस चीज को बोलते हैं संवेदनशीलता। तो क्या होता है? जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनमें संवेदनशीलता पाई जाती है। अगला पॉइंट आता है, सभी जीव जो होते हैं वो गति करते हैं। ठीक है, सभी जीव जो होते हैं वो जनन करते हैं। और यही जनन हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जीवों में जनन ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बस ये बताने का उद्देश्य हमारा यही था कि जो सजीव होते हैं उनमें एक क्रिया होती है जो कि जनन होती है। यानी कि जो सभी सजीव होते हैं वो जनन भी करते हैं। जनन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है जनन, ये सब जानेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे जिसका नाम है जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवों में जनन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसके अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो जीवन अवधि। क्या नाम है? जीवन अवधि। अच्छा भैया, जीवन अवधि क्या होती है जरा बताना तो भैया। मैं बताऊंगा ना। तो सबसे पहले तो आप लोग थोड़ी सी बात समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीव है, हमने बताया ना जीवन किस में पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है।
तो कोई भी सजीव है वो सबसे पहले क्या करेगा, जन्म लेगा भाई, जन्म लेगा ना। उसके बाद वो क्या करेगा, विकास करेगा। अच्छा, विकास का मतलब क्या है, बड़ा होगा भाई, बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, उसके मतलब बाल वाल वगैरह निकल आएंगे भाई, थोड़ा स्टाइल वगैरह उसको आ जाएगी ना, कहने का मतलब बड़ा हो जाएगा, पहले इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, वो विकास करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो जब वयस्क अवस्था में पहुंच जाएगा तब उसके बाद फिर वो क्या करेगा, जनन करेगा। जनन करने के बाद वो धीरे 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 उसकी संतानें उत्पन्न होगी। संतान उत्पन्न होने के बाद में वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बूढ़ा भी हो जाएगा भाई, बूढ़ा हो जाएगा ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था आ जाएगी उसकी, वृद्धावस्था बोल सकते हैं। बात समझ में आई ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी जब टाइम आ जाएगा तब क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि कोई भी जो प्राणी है, कोई भी जो जीव है, वो सबसे पहले जन्म लेता है, फिर विकास करता है, फिर वयस्क अवस्था में आता है, फिर वो जनन करता है, धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है और फिर लास्ट में जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बस इसी पॉइंट को आप पकड़ लीजिए कि जो जीव होता है उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, बात समझ में आ रही ना, कि कोई भी जीव है उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि जैसे कि कोई जीव है, उसका जन्म हुआ और जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब और किसी जैसे कि रीजन से मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक मृत्यु यानी कि हर एक जो प्राणी होता है उसकी कुछ अवधि होती है, जीवन अवधि होती है, हर एक प्राणी की अलग अलग होती है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी प्राणी है उसकी जो जीवन अवधि है वो अलग अलग होगी। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब कुछ प्राणी देख लेते हैं और उनकी जीवन अवधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है तो देख लीजिए, वहां पे लिखा भी होगा, वहां पे 14 जीव दिए रखे हैं, उसमें से सिर्फ 3-4 के नाम दिए गए हैं, बाकी सब आपको लिखना है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए हाथी, हाथी की जो जीवन अवधि होती है वो 65 से 90 वर्ष होती है। कितनी होती है, 65 से 90 वर्ष होती है। फिर आता है तोता, तोता की जीवन अवधि होती है 140 वर्ष, ठीक है, 140 वर्ष। फिर आती है तितली, नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें। तितली की 1 से 2 बीक, कितनी, 1 से 2 बीक। अच्छा, फिर बात आती है घोड़ा, घोड़ा समझते हो ना, जैसे आप लोग हो, जैसे हमें, नहीं घोड़ा नहीं, ठीक है, आप लोग बहुत ही होशियार हो। तो घोड़ा क्या होता है, घोड़े की जीवन अवधि कितनी होती है, 30 से 40 वर्ष। कितनी होती है, 30 से 40 वर्ष। अच्छा, अब बात आती है कछुआ। अब कछुआ की जीवन अवधि सबको पता होगी 100 से 150 वर्ष होती है, ठीक है। फिर आती है जो बरगद का पेड़ होता है, किसका पेड़ होता है, बरगद का जो पेड़ होता है उसकी कितनी होती है, 200 वर्ष। सबसे ज्यादा इसी की होती है भाई, 200 वर्ष। अच्छा, कुछ और देख लेते हैं। कुत्ता यानी कि डॉग जो होता है उसकी कितनी होती है, 15 से 20 वर्ष होती है। कितनी होती है, 15 से 20 वर्ष होती है। तो ये कुछ जीव हैं जिनकी जीवन अवधि है, यानी कि इनका जब जन्म होता है उससे, जैसे कि मान लीजिए एक कुत्ता है, ठीक है, तो इसका जन्म हुआ, फिर क्या हुआ कि इससे 15-20 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी और वो इसकी प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगी, क्योंकि इसकी जो जीवन अवधि है वो 15 से 20 साल ही है, उससे ज्यादा नहीं है। बीच में अगर किसी रीजन से इसकी मृत्यु हो जाती है तो वो प्राकृतिक मृत्यु में नहीं आता है। तो प्राकृतिक मृत्यु का मतलब है कि जिसकी अपनी जीवन अवधि है जितनी, वो कंप्लीट करने के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है। तो बात समझ में आई ना कि जीवन अवधि क्या होता है कि किसी जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसको हम लोग जीवन अवधि बोलते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़े से पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं जो कि इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लोग नोट करिए कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो आज से 2000 करोड़ वर्ष, कितना, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। क्या हुआ था,
जो हमारा ब्रह्मांड है उसका निर्माण 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, वो भी लगभग। भाई क्लियर थोड़ी ना कोई बता सकता है, तो लगभग क्या हुआ था, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। और अगला जो पॉइंट है वो लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व, कितना, 450 करोड़ वर्ष पूर्व, वो भी लगभग में, ठीक है, किसका निर्माण हुआ था, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। एक पॉइंट और नोट करिए, लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने करोड़, 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। किसी की उत्पत्ति हुई थी, जीवन की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला जो पॉइंट आता है कि आज से लगभग 1.5 करोड़, सिर्फ 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर हमारे पूर्वज जो कि कपि थे, यानी कि जो कि बंदर के रूप में थे, वो आ गए थे। कौन आ गया था, हमारे पूर्वज आ गए थे जो कि कपि के रूप में थे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो 450 करोड़ वर्ष लगभग हुई है, और क्या है, 200 करोड़ वर्ष लगभग पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, और लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज थे जो कि कपि थे वो पृथ्वी पर आ गए थे। अब बात आती है कि ये मैंने आपको बताया क्यों, तो ये इसलिए बताया, अब समझिए क्या हुआ कि 1.5 करोड़ वर्ष पहले हमारे पूर्वज थे पृथ्वी पर, और आज तक फिर हम कैसे हैं। भाई जीवन जो होता है किसी व्यक्ति का 80 साल, 70 साल, 100 साल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो भाई 100 साल तक रहते ही है। आज तक कैसे हैं, आज तक हम लोग उन्हीं के तो भाई उन्हीं के तो वंश है ना, तो आगे हम लोग उन्हीं से तो बने हैं। तो ये जो काम हुआ है ये कैसे हुआ है, भाई वो तो 100 ही साल जीते बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी तक ये कैसे है। तो कहने का मतलब है कि इनके अंदर भाई कुछ ना कुछ तो पाया ही जाता होगा, कोई ना कोई पावर तो है जिसके कारण हम आज यहाँ पर खड़े हैं दुनिया में, आप लोग खड़े हैं दुनिया में, यानी कि जो मानवता है, जो मानव हैं वो दुनिया पर हैं। तो वो कुछ ना कुछ रीजन के कारण है जो कि इनसे बने हैं। तो वो रीजन ये है, वो पावर ये है, क्या है, जनन। समझ गए ना, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि जनन क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जनन करते थे, समझ में आ रहा ना, जनन करते थे। और जनन एक ऐसी पावर है जिसकी सहायता से मानवता, यानी कि जो मानव है वो आज भी पृथ्वी पर हैं। तो अब बात आती है कि आखिर जनन होता क्या है, हमको सीधे सीधे आप बता दीजिए। तो सीधे सीधे अगर मैं आपको बताऊं तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई मनुष्य बोल लो या कोई जीव बोल लो, कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है तथा अपनी पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता रहता है। बात समझ में आई ना, पहले क्या थे, कपि थे, उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो आगे वो धीरे धीरे मतलब परिवर्तित होते रहे। तो इसी तरीके से कहने का मतलब क्या है कि ये लोग जनन करते थे जिसकी सहायता से आज भी जो मानवता है वो पृथ्वी पर है। तो बात समझ में आई ना कि जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपनी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं जनन को डिटेल में, क्योंकि यह चैप्टर हमारा जीवों में जनन ही है। चलिए आप लोगों ने ये तो जान लिया कि जनन क्या होता है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जीव अपने समान संतान को जन्म देते हैं और अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखते हैं। अब बात आती है कि जनन कितने टाइप का होता है। तो जनन 2 टाइप का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। बात समझ में आई ना? एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन।
अच्छा, अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है भाई हमें ये तो बता दो कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। भाई बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ये बताइए। तो सबसे पहली तो बात आती है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। बात नहीं समझ में आई? चलो मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एक जीव है और उससे केवल अकेले जीव से ही कोई दूसरी संतान उत्पन्न हो रही है, तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। बात समझ में आई ना? कि ऐसा जनन, या ऐसे नहीं लिखें तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि जिस जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिस जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है। अच्छा, जनक क्या होता है? जिससे संतान उत्पन्न होती है उसको जनक बोलते हैं ना। जैसे कि जनक कौन था जीव विज्ञान का? अरस्तु। उसी तरीके से जनक क्या है? जनक का मतलब होता है जिससे संतान उत्पन्न होती है। तो जिस जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अच्छा, अब बात आती है कि जो अलैंगिक जनन होता है उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो कैसी होती है? मैं बताता हूं ना। संतान जो इससे उत्पन्न होती है वो बाह्य संरचना और आनुवंशिक रूप से, यानी कि उसके जो गुण होंगे, बिल्कुल अंदर वाले जो गुण होंगे, वो सब क्या होंगे? अपने पप्पा के समान होंगे। पप्पा का मतलब जो भी उसका जनक होगा उसके समान ही होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे फोटोकॉपी नहीं हम लोग कराते हैं, तो वो जो फोटोकॉपी होते हैं इनके, क्या होते हैं? जनक जो होगा बिल्कुल सेम, इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो बिल्कुल 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 सेम होगी, बिल्कुल इनके समान होगी। तो ये जो इनके समान होती है, इसके कारण इनको हम लोग, इनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्लोन बोलते हैं। बात याद रखना कि इनसे उत्पन्न संतान को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो 1 नंबर में पूछा जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, कि जो अलैंगिक जनन से संतान उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि क्लोन क्यों बोलते हैं? तो क्लोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होती है वो बाह्य संरचना और आकार और आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होती है, मतलब बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी होती है, इसलिए उससे उत्पन्न संतान को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। अच्छा, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आलू है, उसमें भी अलैंगिक जनन ही होता है। तो आपने कभी देखा है कि आलू जो है उससे भिंडी बन जाए? मतलब आलू का बच्चा भिंडी हो, या फिर कोई और एग्जांपल ले लीजिए, धान जो है उससे गेहूं को निकल आए, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। आलू से आलू ही बनेगा और धान का जो पेड़ है उससे धान ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा ना कि आलू से भिंडी बन गई और भिंडी से आलू बन गया और धान से गेहूं बन गया और गेहूं से धान बन गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यही जो है वो फोटोकॉपी होती है भाई, धान से धान ही बना। जनक कितना है? एक ही है, उससे अलग अलग तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। धान का सिर्फ एक ही बीज था, उसको बोया या जो भी है, उससे क्या बन गया? धान का पेड़ बन गया, और उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगा? धान ही होगी ना, गेहूं तो नहीं होगी ना। तो सेम वही बात कही जा रही है कि जो अलैंगिक जनन होता है उससे उत्पन्न जो संतान होती है वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा, यानी कि जो भी उसका जनक होता है उसके समान होती है। बात समझ में आई ना? तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि इससे उत्पन्न जो संतान होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। अच्छा, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग इसमें से कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी आप लोग नोट्स की चिंता तो ना ही करें, क्योंकि नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, लैंगिक जनन से एक बात तो क्लियर है कि
क्योंकि अलैंगिक जनन का उल्टा होगा, क्योंकि वो अलैंगिक था, ये लैंगिक है। तो लैंगिक में क्या होता है, इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दो विपरीत जनक। अब विपरीत जनक का क्या मतलब होता है भाई? तो विपरीत जनक का मतलब ये होता है कि एक जो होता है वो नर होगा और दूसरा जो होता है वो मादा होगा। यानी कि एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, जैसे कि हम मनुष्यों में पाया जाता है, और भी बहुत सारे जीव हैं जिनमें पाया जाता है। नर अलग होगा और मादा अलग होगा। तो नर से क्या बनता है? नर युग्मक बनता है, जिसको अगर अपने में बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। और अगर मादा में बात करें तो मादा युग्मक बनता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। तो इस तरीके से जब ये दोनों युग्मक मिलते हैं, तब इनसे एक संरचना बनती है जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जाइगोट। तो इस तरीके से जब ये जाइगोट बनता है तब धीरे धीरे डेवलप होता है और क्या बनता है? एक संतान बन जाती है, यानी कि एक शिशु का निर्माण हो जाता है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। और इसमें कौन कौन से विपरीत जनक होते हैं? एक नर होता है, एक मादा होता है, जो कि अलग अलग पाए जाते हैं, और नर से नर युग्मक बनता है और मादा से मादा युग्मक बनता है। जब ये दोनों मिलते हैं तब क्या होता है? एक युग्मनज बन जाता है, और जो डेवलप होकर क्या बनता है? क्या बन जाता है? एक शिशु का निर्माण करता है। बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, इनसे जो संतान उत्पन्न होती है, जैसे कि हम लोगों में भी लैंगिक जनन ही पाया जाता है, तो हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारे जो जनक हैं उनसे हम लोग थोड़ा सा भिन्न होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान होती है वो हूबहू, यानी कि बिल्कुल अपने जनक के समान नहीं होती है। भाई आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि आपकी नाक आपके पापा की तरह है, आपकी आंखें आपकी मम्मी की तरह हैं, या अलग अलग से सभी लोग बोलते हैं ना। तो उनके जो कुछ लक्षण होते हैं वो हम लोगों में आते हैं, ना कि हूबहू हम उनकी तरह होते हैं। ऐसा नहीं होता ना। तो कहने का मतलब है कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान होती है वो अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल अलग होती है, बोल सकते हैं बिल्कुल अलग। उसका जो आकार आकृति जो कुछ भी होता है वो अलग से डिपेंड करता है, वो बिल्कुल सेम नहीं होती है। बात क्लियर हो गई ना? तो आई होप कि आपको आज मैंने जो कुछ भी बताया, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जीवन काल, और जो कुछ भी मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट बताया, बायोलॉजी के बारे में बताया, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बस आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहें, क्योंकि चैनल न्यू है तो आपको तो पता ही होगा कि सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।